पहले मानस जी आपके पास आ रही हूँ कि जितना हमला चंद्रशेखर पर मायावती के द्वारा किया जा रहा है, क्या मायावती का कद और चंद्रशेखर का कद का जो फर्क है और कर्मवीर आजाद जी का जो गुस्सा है, इतना गुस्सा क्यों है? दरअसल चंद्रशेखर ऐसे व्यक्ति हैं या कहिए ऐसे उभरते हुए दलित नेता हैं जिन्होंने इस बात को साबित किया कि अगर ईमानदारी से अपने वर्ग के बीच में काम किया जाए तो उसके नतीजे बेहद बेहतर हो सकते हैं। अब जिस सीट से वो सांसद हैं, उस सीट पर कभी बहुजन समाज पार्टी का बहुत तगड़ा दबदबा हुआ करता था। अब आपको ये तो मानना ही पड़ेगा कि चंद्रशेखर इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं थे। चंद्रशेखर को किसी सियासी दल ने सपोर्ट नहीं किया। वो अपनी एक पार्टी से चुनाव लड़े और चुनाव जीत करके वो सांसद बन गए, और वो भी ऐसी सीट से जिस सीट पर कभी मायावती का एक छत्र राज हुआ करता था। अब इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर आप फील्ड में उतर करके, मैदान में उतर करके अपने लोगों के बीच में काम करते हैं, दलितों, वंचितों, शोषितों के लिए अगर आप उनकी आवाज बनते हैं, तो आप किसी एक इलाके में या उसका विस्तार किया जाए तो मंडल, प्रदेश, किसी भी स्तर पर आप अपना एक सियासी आधिपत्य स्थापित कर सकते हैं। मायावती या काशीराम जी ने जो पार्टी का जब गठन किया, स्थापना की, उसको वहां तक पहुंचाने से पहले बहुत लंबा संघर्ष था उनका। BS4 एक संगठन है, वामसेफ एक संगठन है। आजाद जी इस बात को जानते हैं, प्रमोद गोस्वामी जी भी जानते हैं, हमसे पहले के ये बहुत सीनियर वरिष्ठ पत्रकार हैं। वामसेफ ने किस तरीके से काम किया खास वर्ग के अधिकारियों के बीच में, वो ये माना जाता था कि ये वो वर्ग है जो दरअसल दलित मूवमेंट को, दलित उत्थान के मूवमेंट को आगे बढ़ा रहा है। BS4 तो एक काडर था आपके पास, उस काडर के जरिए दलित वर्ग की आवाज बनी बहुजन समाज पार्टी, और उसका कद काशीराम के जीवित रहते हुए ही इतना ऊंचा हो गया था कि लोग ये मान रहे थे कि एक वक्त ऐसा आएगा जब देश की सत्ता पर बहुजन समाज पार्टी का कब्जा होगा। 2007 में पहली बार ये नारा आया कि यूपी हुई हमारी है, अब दिल्ली की बारी है। क्यों ये हुआ? मुझे आज भी मायावती की वो रैली याद है 2008 की, जिसमें उन्होंने जो अपना मंच बनवाया था, उसका जो आकार था दरअसल वो लाल किले की शेप का बनवाया था उन्होंने, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि 2009 में मायावती किंग मेकर या किंग की भूमिका में हो सकती हैं। तो जिस पार्टी ने वहां से शुरू करके और यहाँ तक का सफर तय किया हो, अगर वो पार्टी धराशायी होती चली जा रही है 2007 के बाद से लगातार, और उसका जनाधार इस हद तक कमजोर हो गया कि तमाम दूसरे दल जिनको कभी आप दलित विरोधी मानते थे, वो तमाम दल अगर आपके वोट बैंक पर कब्जा करते चले जा रहे हैं, तो ये मान लिया जाना चाहिए कहीं कुछ ना कुछ कमी आप में रह गई। या आप ये कहिए, जो कहा जाता है कि सत्ता जब हाथ में आती है तो सत्ता का अपना एक अलग चरित्र होता है, उसकी एक अलग अपनी जात हो जाती है, जिसको हम लोग पढ़ते रहे कि एक शासक होता है और एक शोषक होता है, जिसकी हम लोग बात करते हैं, जिसका शोषण किया जाता है, और एक शासक होता है। तो भले ही शोषित समाज से ही निकल करके कोई व्यक्ति उस सत्ता तक पहुंच जाए, लेकिन जब सत्ता पर पहुंचता है तो उसका चरित्र ऐसा हो जाता है कि वो तमाम सारी बातें, जो तमाम सारे जो कहते हैं जो आधार, जो मूल्य होते हैं, वो बहुत पीछे रह जाते हैं। शायद यही वजह थी कि समाजवाद के साथ भी इसी तरीके का हुआ, वामपंथ के साथ भी इसी तरीके का हश्र हुआ, और जब हम बहुजन समाज पार्टी को देखते हैं तो वो तमाम बातें याद आती हैं कि किस तरीके से अगर आप सत्ता पर पहुंचने के बाद अगर आप अपनी जड़ों से कट जाते हैं तो आपका यही हश्र होगा, फिर कोई नया चंद्रशेखर पैदा हो जाएगा और वो आपके ही वोट बैंक में सेंधमारी करेगा या आपके ही वोट बैंक को खींच करके अपनी तरफ लाएगा, और जनता भी उसकी तरफ आकर्षित हो जाएगी। क्यों नहीं मायावती जाती है, क्यों नहीं BSP का कोई काडर जाता है अलीगढ़ जब घटना होती है, क्यों किसी को आप बलिया नहीं भेजते हैं? खाली टेबल पॉलिटिक्स करने से, एयर कंडीशन कमरों में बैठ के रणनीति बनाने से, और ये कह देने से कि नहीं हम ही सबसे बड़े दलित के चिंतक हैं, सबसे बड़े दलित के हितैषी हम हैं, तो ये संभव नहीं है। एक बहुत बड़ी बहस है, मैं प्रमोद गोस्वामी जी का खासतौर से उसमें जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि वो लखनऊ से बिलोंग करते हैं और लखनऊ में उनका बहुत लंबा करियर रहा है। एक कथाक्रम, यहाँ पर एक कार्यक्रम हुआ करता था, मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होगा
तो मैं शुरुआती दौर में उसके कई सारे के संस्करण में जब भी उसका होता था आवासीय कार्यक्रम में जरूर शामिल होता था। उसमें बहुत सारे दलित चिंतक आते थे और वो बहुत अच्छी बातें करते थे, जिसमें मुद्रा राक्षस से लेकर के राजेंद्र यादव जी तमाम सारे लोग उसमें बड़े बड़े साहित्यकार देश के वहां पर जमा होते थे। तो ये कहा जाता था कि आखिर दलित जो है, दलित साहित्य की बात होती थी, दलित साहित्य कौन सा बेहतर है? वो दलित साहित्य ज्यादा बेहतर है जो दलितों ने खुद लिखा, या वो दलित साहित्य बेहतर है जो किसी और वर्ग ने लिखा, लेकिन उसकी व्याख्या उसने बहुत अच्छे से की, जिसमें हम लोग मुंशी प्रेमचंद्र जी का जिक्र करते हैं। तो आप समझिए कि उस वक्त इस पे बहुत लंबी बहस हुआ करती थी, दो वर्ग बढ़ जाते थे और ये कहा जाता था कि नहीं, जो जिसकी समझ ज्यादा है, जो ज्यादा जमीन से जुड़ा हुआ है, जिसकी कलम में धार है, वो ज्यादा बेहतर लिख सकता है। आप दलित बिरादरी से ही आते हैं इसलिए आप अच्छा लिखेंगे दलितों के बारे में, ये कोई बहुत जरूरी नहीं है। खैर, ये एक अलग विषय है, अलग मुद्दा है। लेकिन इन सबके विपरीत अगर आप देखिए कि जब आप किसी भी बिरादरी से आप आते हो, अगर आप संघर्ष कर रहे हैं किसी खास वर्ग के लिए, तो जरूरी नहीं कि आप उस जात से आते हो। तो बहुजन समाज पार्टी अगर संघर्षों से कटी, अगर वो बहुजन समाज से कटी, उसके उनके जो कार्यक्रम थे उनसे आप अलग हुए और आपने ये मान लिया कि आप एक आवाज लगाएंगे और दलितों की भीड़ यहाँ पर जमा हो जाएगी, 5-7 लाख आदमी। अरे मायावती किसने की? तो ये समझने वाली बात है और यही शेखर से जो मायावती की अदावत है उसी वजह से है।